नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर सेनेट में टेक्नोक्रेटिक सीट्स का चुनाव देखें जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र और जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जिस तरह से सिलेक्शन हुई है, जिसको मीडिया में और सियासी हलकों में बहुत सराहा गया है, तो ऐसा लगता है कि सेनेट के मराहिल जो हैं बहुत खुशउस्लूबी से आके बढ़ रहे हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ग्रिलिंग भी जारी है, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खासे मुश्किल और तीखे सवालात पूछे गए। एक दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा गया कि सूबों ने अपनी जिस विल का नेशनल असम्बली के इलेक्शंस में इजहार किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे ये इंश्योर करेगा कि वही विल वही प्रोपोर्शन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सामने आ सके, तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट ऑफ फेयरनेस रखा है और कहा है कि वो तमाम लोग जो सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज है उनसे ये एफिडेविट ऑफ फेयरनेस भरवाया जाएगा कि वो कोई गलत काम ना करें। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म की लीगल नाइसिटीज़ या कानूनी मुशगाफियों से अपने जवाबात दे रहा है, कहानी को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने बहुत ही दिलचस्प बात की है। उन्होंने तो खुल्लम खुला ये इंडिकेट कर दिया है कि वो मामलात को एक फैसिलिटेट कर रहे हैं और पीटीआई के लोग जो हैं उनकी तरफ आ सकते हैं। ज़रा सुने कि बिलावल जरदारी भुट्टो का कहना क्या है। सारे मेंबर्स जानते हैं कि ये तो हुकूमत जा रही है, वो इनके कहने पे क्यों वोट देंगे? उनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन कराची में हो या सांगर में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त दे रही है, तो वो खुशी खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें टिकट दो, इंशाअल्लाह ताला हम आपको वोट भी देंगे और आगे जाके आपके उम्मीदवार भी बनेंगे। हुकूमत जा रही है, बिलावल जरदारी भुट्टो को नज़र आ रहा है, किसी और को नज़र नहीं आ रहा। बाकी लोगों को ही नज़र आ रहा है कि सेनेट के इलेक्शन के मामलात में कुछ ना कुछ जो है वो हो ज़रूर रहा है, जिस तरह से तारीखी तौर पे हुआ है, कोई गंद हो रहा है। मुझे इस बुनियादी सवाल के साथ ज्वाइन कर सकेंगी, स्टूडियो से मेरे साथ हैं शाइस्ता परवेज़ मालिक साहिबा जो PMNA हैं, PMLN की सीनियर रहनुमा हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी है कॉमर्स एंड टेक्सटाइल की और उसकी और ह्यूमन राइट कमेटी की मेंबर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे ज्वाइन कर सकेंगी वीडियो लिंक के जरिए शैला रज़ा साहिबा जो मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, सिंध से मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट हैं, इससे पहले डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं सिंध की प्रोविंशियल असम्बली की, सिंध की एक्टिंग गवर्नर भी रह चुकी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर एज वेल। और मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से हुमायूं अख्तर खान साहब वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर रह चुके हैं, कई दफ़ा पाकिस्तान के मेंबर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रह चुके हैं। अभी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। लेकिन शैला रज़ा साहिबा की तरफ चलता हूँ। शैला रज़ा साहिबा, आपने ये टुकड़ा सुना छोटा सा बिलावल जरदारी भुट्टो का। बिलावल जरदारी भुट्टो तो तकरीबन खुल्लम खुल्ला ही ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ लेंगे। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम पैसे दे के तोड़ेंगे, लेकिन कह तो रहे हैं कि हम तोड़ लेंगे। एक ऐसे मौके पे जब इस हवाले से ताबड़तोड़ डिस्कशन हो रही है मीडिया में, सियासी हलकों में, सड़कों पे, सुप्रीम कोर्ट में, क्या बिलावल जरदारी भुट्टो को ऐसी बात कहनी चाहिए? मैं समझती हूँ कि वो मैदान में खड़े हैं और जब ऐसे मौके पे हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं और उनके रिजल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं और मतलब पीटीआई जो 16,000 लेकर दूसरे नंबर पे थी वो अब तीसरे नंबर पे चली गई और ऐसी जगहें जहाँ से खासा उनको पसंद किया गया था, कुछ हल्के में एक दो जगहें ऐसी होती हैं वहाँ पे लोग निकले नहीं, उन्होंने दिया नहीं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की खवातीन बहुत ज़्यादा तादाद में निकली और उन्होंने ये जज्बात थे कि वो वोट देने आई थी और कह रही थी हम इतने वोट डालेंगे कि नस्ल याद रखें, हमें घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है और हम ये समझते हैं कि हमारी ये कैंपेन का हिस्सा है। अच्छा, और लेकिन आप नहीं समझती हैं कि जो इसको सुनेंगे उनको ऐसा लगता है कि बिलावल जरदारी भुट्टो सेनेट के हवाले से बात कर रहे हैं, वो खुल्लम खुला कह रहे हैं कि हम सेनेट में हम लोगों को तोड़ेंगे। वो तो हमें तो यही समझ आ रही है इसको सुनने। बात है अगर सेनेट की भी बात है तो हमने अपने काम से हमारा जो तरीका है सिंध में और जिस तरह से हम आगे आ रहे हैं, जिस तरह सूबा सिंध जो है अपना काम कर रहा है, अगर वहाँ पे किसी और पार्टी से लोग लड़े थे तो वो उनके नीचे से जमीन हटने शुरू हो गई है, उनको लोगों ने वोट नहीं दिए, सेकंड पार्टी से वो थर्ड पार्टी हुई और इंतहाई कम नंबर लिए। जैसे कि कल मैंने देखा कि मुस्तफा कमाल कह रहे थे 3 नाकाम पार्टी में जो था मुकाबला था, वाकई 3 में था
MQM, PTI और TLP। ये तो आप किसी और तरफ लेके जा रही है ना शहनाज साहबा डिस्कशन को। सेनेट के हवाले से तो आपकी पार्टी मुखालफत कर रही है शफाफ वोट की, खुल्लम खुल्ला शफाफ वोट की, एक ओपन वोटिंग प्रोसेस की आपकी पार्टी मुखालफत कर रही है। अब आप उसकी तरफ तो आ नहीं रहे। बिलावल जरदारी भुट्टो की स्टेटमेंट तो उस तरफ जा रही है। प्रोसेस जो है, मैंने पहले भी कल कहा था और दोबारा कहती हूँ कि आइन में तरमीम जो है वो कोई किसी खातून का लिखा हुआ रोमांटिक नॉवेल या मर्द की लिखी हुई कोई कहानी नहीं है कि मैं उस पर कहूँ कि इसको आप इधर से इधर कर दें, अपने प्लॉट में आप ऐसे चेंज ले आए। कोई, मैंने ये भी कहा था कि अल्लामा इकबाल के अशार नहीं कि कव्वाल जिस तरह भी गा ले। ये तरीक़ाकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आप कैसे तब्दीली करेंगे, लाइव डॉक्यूमेंट है, उसका तकाजा है कि तमाम पार्टीज से कमेटी बनाई जाए, जैसे 18वीं तरमीम की गई थी जिसमें अभी भी इमरान खान साहब को जो है वो बुराइयां नजर आती हैं। तो एक आईनी तरमीम जो कि मुकम्मल जिसकी तशरीह हुई भी है, आप उसको 12 मिनट में स्टैंडिंग कमेटी से पास कर दें, उस पे एक्ट ले आएं, एक्ट के थ्रू नहीं होती फिर उसी पे आप सदारती रेफरेंस ले आएं। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इसके तरीक़ाकार के खिलाफ हैं, टाइमिंग के खिलाफ है। कैसे आप रूल्स ऑफ बिजनेस बनाएंगे, आप खिलाफ है। जरा मेरे साथ रहिए। एक समरी तो आपकी लिखी नहीं गई सही एक्सटेंशन की। ठीक है, समझी नहीं। ठीक है, शाइस्ता परवेज मलिक साहब, क्या कहना दुरुस्त होगा कि आप दोनों की जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, मुख्तलिफ हीरो बहानों से कभी एक चीज़ के जरिए कभी दूसरी चीज़ के जरिए दर हकीकत हॉर्स ट्रेडिंग के साथ आप खड़े हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि खरीदो फरोख्त हो सके, करोड़ों रुपए दिए जाएं और सेनेट के वोट खरीदे जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोईद। सबसे पहले तो मैं जी मुशाहिदुल्लाह की फ़ैमिली के साथ ताज़ियत करना चाहूँगी कि बहुत बड़ा नुकसान है, उनका ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी का भी नुकसान हुआ है। आज हमने अपने बहुत ही एक मुखलिस और जो कहते हैं ना कि जुर्रतमंद एक साथी को, वफ़ादार और प्यार करने वाला शख्स, उसको हमने खोया है। और इस जो मुश्किल घड़ी में हम उनकी फ़ैमिली के साथ खड़े हैं, उनका दुख दर्द में शरीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए और आला मुकाम दे जन्नत में। जी, नाउ कमिंग बैक टू योर प्रॉब्लम, पहली बात तो मुझे ये बताएं मोईद कि सीक्रेट बैलेटिंग का सिर्फ क्या यही मतलब है कि पैसे का लेन देन होता है इसलिए सीक्रेट बैलेट, मतलब सीक्रेट बैलेटिंग में नहीं है तो ओपन कर दें। मेरी बात नहीं, बात सुने, वो हम कर दो या कर दें, जैसे अभी आपको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये कर दो वाली बात नहीं है। कितनी एविडेंस आ चुकी, मेरी बात सुने, कितनी एविडेंस आ चुकी है मोईद, मेरी बात सुने, वीडियोस देखें। देन थ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन आउट, थ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे छुपेंगे करप्शन को प्रमोट करने के लिए। फिर आप छुप रहे हैं कोर्ट्स के पीछे, आप छुप रहे हैं ऑर्डिनेंसेस के पीछे, आप कभी असेंबली में भागे फिर रहे हैं। देखें, उसका फोरम था कि आप टाइम से इसको असेंबली में ले आते और आप इसको थ्रेड बेस्ड डिस्कशंस करते। देखें, बोथ द पार्टीज हैव साइंड इन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हम वी स्टैंड कमिटेड for greater transparency और no abuse of the system can be allowed by anybody, कोई भी नहीं, nobody wants that। ये तो सुनने वाले, लेकिन नहीं, सुनने वाले की बात नहीं है मुझे, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ना वो why is that document there? मैं तो आपको कह रही हूं कि उसको छोड़ दें, उसको कह दें हम नहीं चलेंगे उस पर। और देखें, इलेक्शन कमीशन बार बार आके वजाहत दे रही है कि नहीं दे रही, आप मुझे ये बताएं। मुझे जस्ट टेल मी, कॉन्स्टिट्यूशन में 62-63 है तो आप कहते हैं गलत है। नहीं, मेरी बात सुने, तो फिर उनको डिस्कशन, सीक्रेट बैलेट पे आपने स्टैंड ले लिया। सुनने वाले को ये भी लग रहा है कि चूंकि आपको खरीदो फरोख्त करनी है इसलिए आप इसके पीछे स्टैंड। क्या मुझे पहले आप ये बता दें कि क्या सीक्रेट बैलेटिंग ओनली मींस के पैसे का लेन देन है? इस मुल्क में तो यही है। नहीं, डोंट मोहित, जिन लोगों ने सबने जो एविडेंस सामने आ रही है सीक्रेट बैलेट की, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, डब्बों में भर के पैसे आ रहे हैं, तमाम लोगों ने लिए दिए। प्लीज डोंट डू दैट। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि लोगों की इज्जत हो, ये तमाम इलेक्टोरल कॉलेज के हाथ साफ हों, उनके हाथ में स्याही नजर ना आए और ऊपर पता चले कि मैंने किसको वोट दिया। क्यों देना चाहते हैं? मेरी बात सुने मोहित, तो फिर जो आइन जिन्होंने फ्रेम किया था उन्होंने पता नहीं ये क्यों किया था, उनको नहीं करना चाहिए। आइन में तरमीम होती है, जब लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्यों नहीं किया आपने? बात सुने, जब आपने 12 ये
कहा चार्टर डेमोक्रेसी अब आप समेत, क्यों नहीं ठीक किया आपने? अगर आप मेरी बात मैं तो अगले देखें, सवाल पे अगर जाना हम चाहता डिनाई कर ही नहीं रहे, वी आर सिर्फ तरीका कार गलत है, कन्विंसिंग नहीं लग रहे कि करप्शन हो रही है, देख रहे हैं करप्शन हो रही है, जब आप एक फैसला, जब आप एक फैसला करके यहाँ बैठ जाएंगे कि हमने ऑपोजिशन वीडियो जाली जाली, तो फिर पूछें आज 3 साल बाद इमरान नियाजी साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था मैंने वीडियोस देखी हैं। अगर 3 साल पहले वो वीडियोस देखी, उन्होंने अपने बंदे निकाले, तो उनको चाहिए था इतना जो एक चीज और, अगर उनको पता है कि वीडियोस देखी है ना कौन लेन देन कर रहा है, हमारे लिए भी एक अच्छा काम करें, हमें भी आके बताएं, हमें भी आके बताएं कि कौन से 4 लोग हमारे थे जिन्होंने किया, ताकि उनको भी रिप्रिमांड किया जाए। देखें ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपकी मर्जी हो तो आपको वो बात अच्छी लगे तो आप उस तरह करेंगे। आज ये बात आपको सूट नहीं कर रही तो आपको, क्योंकि पता है मोहिउद्दीन नो तो सुनने वाले की जजमेंट पे छोड़ दें, देने वाले के फैसले पे छोड़ दें। करप्शन है, फिर फैसला मुझसे अगर पूछेंगे, मैं समझता हूं कि हाथ ओपन रास्प ना करना करप्शन की इंडिकेशन है। मुझसे अगर पूछेंगी, मैं कहता हूं सिर्फ करप्शन के लिए खुला रख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अदालत के पीछे छुपा रहे हैं, हमारे तो करप्शन करना चाह रहे हैं, करप्शन करना चाह रहे हैं, पैसे देना चाह रहे हैं, हमारे तो और कोई वजह नहीं है। हमारे तो 2-3 लोग थे ना, 20 लोग जब 20 दिन रह गए थे तो उनको निकाला था। आया है, करप्शन कर रहे हैं, सियासी निजाम करप्शन पे बेस करता है। मुझसे पूछ रही ओपिनियन, मेरा ख्याल है करप्शन है, गंदी करप्शन है। मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे कन्विंस नहीं इस इशू पे कर सकती हैं, लोगों को फैसला करने दे। मेरे हिसाब से ये गंदी करप्शन है, ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कालक है कि यहां पर लोग करोड़ों रुपए देते हैं और सेनेट में आ जाते हैं और उसकी मौजूद, इसलिए कि इस वक्त पीटीआई को सूट नहीं करती, इस वक्त उनकी सफों में बदअमनी है, उनकी सफों में अच्छा काम हो रहा है, उसमें क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्यों वाई? जब हमारे लिए नुकसानदेह थी चीजें, जब संजरानी साहब का हुआ था, जिस वक्त इनको ये काम करना चाहिए था, असेंबली में लेके आना चाहिए था, उस वक्त तो डिस्कशन इन्होंने भी गंद किया, किया ना, तो गंद इज कॉलिंग फॉर गंद। संजरानी साहब का गंद तो अभी शहला की पार्टी जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने संजरानी साहब को सेनेटर बनाया। आई नो वन थिंग कि हर जो सीक्रेट बैलेट का वोट है वो बिकता नहीं है। प्लीज डोंट से दैट। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि लोगों को फैसला करने दें कि आपके आर्गुमेंट्स की सच्चाई उनको महसूस होती है कि नहीं होती। मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं कि करप्शन के अलावा कोई और वजह है सेनेट में सीक्रेट बैलेट की। लेकिन हुमायूं अख्तर साहब, जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ा ही चुभता हुआ सवाल आपकी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर के लिए रेज किया है। मैं वो आपको टुकड़ा सुनाता हूं। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कहते फिर रहे हैं सेनेट के हवाले से और 20-50 और 70 करोड़ की, इसकी एविडेंस क्या है और कहां से प्राइम मिनिस्टर ने ये अदाद शुमार जो हैं ये इकट्ठे किए हैं? जरा सुने क्या कहते हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। ये इमरान खान साहब जो है वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर मेरे ख्याल से जो इन्होंने बात करी है कि वो 50 से 70 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, तो इमरान खान साहब को कैसे पता चली है? और वो जो खालिद महमूद साहब जो खालिद जावेद साहब जो बात कर रहे थे अटॉर्नी जनरल के लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो पैसे लेके घूम रहे हैं और वो पीटीआई वालों को कैसे पता चली है? तो उसका जवाब इमरान खान को, कौम को देना पड़ेगा। जी हुमायूं अख्तर साहब, इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। 2-3 सवालात हैं मेरे। अव्वल तो आइन में लिखा है कि सीक्रेट बैलेट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में और चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट में सीक्रेट बैलेट होगा। प्राइम मिनिस्टर और बाकी सूबों के लीडर्स ऑफ द हाउस इलेक्ट करने में डिवीजन के तहत बैलेट होता है। सेनेट का लिखा हुआ है कि ओपन ट्रांसफरेबल बैलेट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये 2 वर्ड्स हैं जिनको लेजिस्लेशन के तहत 2017 के इलेक्शन एक्ट के तहत इसको सीक्रेट बैलेट बनाया गया है। इसी तरह लोकल बॉडीज का आइन में नहीं लिखा था कि सीक्रेट बैलेट होगा। सिंध हाई कोर्ट में फैसला चला, उन्होंने फैसला किया कि सीक्रेट बैलेट ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने कहा कि इसमें आइन में वाजे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जिस तरह सेनेट के सिलसिले में भी वाजे नहीं है, और एक एक्ट के तहत लोकल बॉडीज जो हैं वो ओपन बैलेट से हो सकती हैं और अब होंगी। यही प्रेसिडेंट्स हम फॉलो कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ओपिनियन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, फिर बिल टेबल करने की कोशिश की है। उधर पहली दफा ऑनरेबल मेंबर्स गुथम गुथा हुए हैं, जमीनों पे लोटे वो गिरे हैं, और इसके बाद हम एक ऑर्डिनेंस लाए हैं
टू ओवरराइड द इलेक्शन एक्ट 2017, जिसमें हम ओपन बैलेट करेंगे सेनेट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इसके बरक्स आया तो ऑब्वियसली फिर ये सीक्रेट बैलेट होगा। दिस इज आवर पोजीशन। पॉइंट नंबर 2 इज 2006 में जब नहीं सर, ये थोड़ी आपने ज्यादा सख्त पोजीशन बता दी। आप अपने ऑर्डिनेंस पे अमल कर देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट की? नहीं सर, ये तो ज्यादा सख्त, ये ज्यादा सख्त पोजीशन बता रहे हैं आप। ये तो पोजीशन नहीं है आपकी पार्टी की। I want to complete my argument, Dr. Mohit. These two ladies have talked extensively and I want the opportunity. 2006 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में PMLN ने और मरूमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने क्या उनके ज़हन में था जब उन्होंने कहा था कि ये ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए? मुझे जरा ये समझा दीजिए। तीसरी बात, मिफ्ता इस्माइल का आपने सवाल पूछा, तो मिफ्ता इस्माइल साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बहुत से जराए होते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के, और अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ और आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या होता है इन इलेक्शनों में। अच्छा, शैला रजा साहब, ये सवाल वैसे बार बार उठता है, लेकिन अगर आप सादा इसी का सवाल का जवाब दे दें, आगे पीछे कहीं ना जाएं, कि जाहिर है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये सोचा कि सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तो जाहिर है वो किसी नतीजे पे पहुंची, और उसके बाद पार्टी ने इसकी कोशिश भी की। 2009 की 18th अमेंडमेंट में PMLN ने माना नहीं। आपकी पार्टी के बहुत से लीडरान, फॉर इंस्टेंस चौधरी मंजूर बारहा ये टेलीविजन प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहा था कि ये ओपन बैलेट से हो जाए। तो जाहिर है कि इस्तदलाल तो आपका भी वही है जो PTI का है। मैं बार बार यही समझा रही हूँ कि हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, और हमने चाहा भी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आइन जो है वो बच्चों का खेल नहीं है कि उसमें तब्दीली की जाए और आपकी 80% जमातें उस पर मुत्तफिक ना हो। ऐसा कानून मुतनाज़ रहता है। आपको हुदूद ऑर्डिनेंस याद होगा कि रुल गई खवातीन, और ज़ियाउल हक ने पता नहीं कौन कौन से मालिक को खुश करने के लिए वो हुदूद ऑर्डिनेंस थोपा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ वो होता है जिसमें सबका कंसेंट हो, और अगर डिसेंटिंग वॉइस हैं तो उन्हें आखिरी वक्त तक सुना जाए। तो ये एक बड़ा मरहला था 18वीं तरमीम में भी 62-63 पर PMLN ने कहा था। आपने कभी कोशिश की वैसे सीरियसली इसे खत्म करने की? जी, आपने कभी सीरियसली ये तरमीम लाने की कोशिश की? आपकी हुकूमत भी तो रही है। इसी पे हूँ मैं, बिल्कुल इसी पे हूँ। और मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है सेनेट में वोट देने का, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसका ओपन करने के लिए एक नशिस्त नहीं, बहुत सारी नशिस्तें होंगी, क्योंकि कैटेगरीज होती है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और इवन फोर्थ चॉइस। तो उसको अगर हम ओपन कर रहे हैं तो बहुत ही हमें माहिरे वो चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पे और उस पे गिरफ्त रखते हो, और वो बैठें और फिर वो बैठ के ये करें। तो ये तरीका है, इस तरह से नहीं कि आप जो है वो एक ले आए। अभी रूल्स ऑफ बिजनेस भी इसके, फिर रूल्स ऑफ बिजनेस यही है कि ये ओपन और आइडेंटिफाइड अगर है तो इसको क्या तरीका होगा, क्योंकि जो सादा तरीका है उसमें तो फिर ये है कि जिस तरह खवातीन की रिजर्व सीटें आप नाम दे दें कि जी हमारे इतने आ सकते थे, ये लोग हो गए। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। तो एक मिनट में बात पूरी कर लूं। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसको इसीलिए मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी इसको इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, यानी आप करना चाहते थे, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि रिकॉर्ड पे आ जाए कि आपकी पार्टी शफाफियत चाहती थी, ट्रांसपेरेंट वोट लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि प्रोसेस बड़ा मुश्किल था इस वजह से 12 बरस में कर नहीं सके। मुश्किल के अलावा, एक मिनट, मुश्किल के अलावा बहुत सारी पार्टीज नहीं तैयार थी। सिर्फ COD, PMLN के और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं, 27 मुख्तलिफ पार्टीज के उस पर साइन है, और जो हाउस में भी थी उनमें से बहुत से तैयार नहीं थे। तो ये चीजें जो हैं, जैसे कि मैंने कहा, इस तरह नहीं होती। अब भी हम चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो माहिर कवानीन है, नहीं, बड़ा अच्छा आपका मौका आ गया। मैं चाहूंगा कि हुमायूं अख्तर साहब इसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए। आपको पता है लाइव प्रोग्राम है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, और हुमायूं अख्तर साहब से हमारी इस्तदा होगी कि वो जवाब दें इस चीज का एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने सुना कि मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा ने, जो सिंध की डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं सिंध असम्बली की और साबिक गवर्नर भी रह चुकी हैं सिंध की, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि शफाफ इलेक्शन हो। वो समझते हैं कि ओपन इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन मुख्तलिफ जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं इस प्रोसेस को करने की, उस वजह से ये चीज़ वो नहीं कर सकें। इस पर मैं चाह रहा था कि जनाब हुमायूं अख्तर साहब का एक क्विक रिस्पॉन्स ले लें इस चीज़ पर। जी हुमायूं अख्तर साहब। जी, जब ये 18वीं तरमीम हुई, आपने सही फरमाया कि उस वक्त तो हमें कोई ऐसी पुश नज़र नहीं आई सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के, हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये हिस्सा था। हाँ, पीपल पार्टी ने ये ज़रूर कोशिश की कि आर्टिकल 62 और 63 को तब्दील किया जाए, लेकिन आयरॉनिकली PMLN ने उसका साथ नहीं दिया और आखिर में उसी आर्टिकल का शिकार हुई। हमारी तो ये कोशिश है कि हमने तो अपनी तरफ से हर हरबा आजमाया है। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इस वक्त मांगा हुआ है, बिल टेबल किया है अमेंडमेंट का फ्लोर ऑफ द हाउस पे। PMLN तो जब आती है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 8वीं तरमीम को हटाने के लिए 13वीं तरमीम फ़कत 38 मिनट पे कोई कमेटी नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, और वो 38 मिनट पे में हाउस में अप्रूव हुई। सो हमने तो काफी अरसे पहले ये बिल टेबल किया था, आपने कार्रवाई नहीं चलने दी आगे और गुथम गुथा हो गए फ्लोर ऑफ द हाउस में। तो आप हमें ये ब्लेम नहीं कर सकते। आप देखिए डॉक्टर मोईद, हम सिटिंग गवर्नमेंट हैं और ये अपोजिशन का कहना कि जी हमारे लोग खुश नहीं हैं या हैं, कतारें तो PMLN की बंदी हुई है पंजाब में हमारे साथ मिलने के लिए। हम तो सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट्स को तो सबसे ज्यादा फायदा। अच्छा, इसकी क्या एविडेंस है? सीक्रेट बैलेट करके, सीक्रेट बैलेट करके, लेकिन इसकी एविडेंस कोई है? हम फिर आप जो कह रहे हैं इसका कोई शवाहिद है कि आइए हमारे साथ बैठे और ये निजाम चेंज करें गंदगी का? मैं एक बात करूं। बट हुमायूं अख्तर साहब, ये तो 2.5 बरस से हम सुन रहे हैं कि PMLN के लोग छोड़ देंगे, लेकिन हमने कोई PMLN को टूटते देखा नहीं है, मतलब अब तक पंजाब के अंदर हमें कोई एविडेंस ऐसी नजर तो नहीं आई। आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? मैं आपको डॉक्टर मोईद, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सबको मालूम है कि इस वक्त PMLN में पावर टसल है। 40 साल से PMLN पंजाब में वक्तन फवक्तन ज्यादातर उनकी हुकूमत रही है, 40 साल से। और आपने देखा कि एक छोटा सा जलसा PDM का मीनार पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सका। आपने उधर बड़े बड़े जलसे देखे हैं, इमरान खान के जलसे देखे हैं, हम इसी बहस में रह गए, 20,000 थे, 30,000 थे, 40,000 थे। इसकी वजह यह है कि PMLN के अंदर जो सबसे बड़ी दरार है वो एक धड़ा है, एक शहबाज शरीफ साहब का और एक मरियम नवाज साहिबा का, और इस धड़े की वजह से आई थिंक ये PDM की मूवमेंट जो नाकाम हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो आवाम में उनकी कोई ट्रैक्शन नहीं थी, एक PMLN अंदर से इस वक्त बहुत बड़ी दरार है। अच्छा, बहुत देर से जो है जनाब शाइस्ता जी, आप क्विकली कर लें, बिकॉज़ शाइस्ता भी कुछ कहना चाह रही हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 126 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स 344 के ऐवान में जो बड़ा काम कर गए वो बहुत बड़ा था। उसके बाद COD पे उस तरह अमल नहीं हो सका, काफ़ी दफ़ा ये बातचीत हुई। दूसरी बात यह है कि हुमायूं साहब अगर बड़े जलसों की बात करेंगे, बड़े जलसे आप लोग ने बेशक किए, लेकिन आप पंजाब जीत नहीं सके, आज़ाद खरीदने पड़े आप लोगों को। तो जलसे जो है ना वो इस बात की निशानदेही नहीं होते। अभी मुजफ्फराबाद में आपका कितना सा जलसा था जबकि इमरान साहब गए थे। ये सवाल पूछा आपने जी, ये भी पूछा, हुमायूं अख्तर साहब से और मैंने ये सवाल है पूछा है, और ये भी पूछा है मैंने कि जो खुर्रम लगारी और ये सब जो थे, जो नाराज थे कि हमारे हल्के में कुछ नहीं हुआ और हम क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसी क्या यकीन दहानी कराई कि उनका हल्का बिल्कुल खुश हो जाएगा। आप बहुत देर से चीजें अवाम पे छोड़ रहे थे, तो क्या अवाम पे ये छोड़ा जाए कि ये जो एकदम से मान गए, तो क्या ये 50 करोड़ डेवलपमेंट के 70 करोड़ हो गए क्या?
ये सारी बातें हम भी कर सकते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, हुमायूं साहब जल्दी से समझा दें, मैं शाइस्ता से स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये वालातरीन ऐवान का वोट सीक्रेट इसलिए रखा गया कि वोटर जो है वो जिस वक्त ये समझे कि कैंडिडेट सही नहीं है अपना वोट दे, लेकिन चूंकि इसमें पैसे चले माजी में, तो ये एक मुतनाज़ा शिक के तौर पे हो गया। अदरवाइज ये चॉइस दी गई थी कैंडिडेट को, एमपीएस को, कि वो अपना हक इख्तियार इस्तेमाल करें। हुमायूं साहब इसका जल्दी से जवाब दे दें, शाइस्ता बहुत पेशेंस मैं जल्दी से ये जवाब दूंगा। मुझे 32 साल तो मुझे डॉक्टर मोहित सियासत में हो गए, मैं पढ़ाई के फौरन बाद शामिल हो गया था, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरी जब भी बजट टाइम आता है या सेनेट का इलेक्शन होता है, वो एक मौका होता है कि एमपीएस एमएनएस लीडर से मिलते हैं, गिले शिकवे करते हैं, मैंने हर पार्टी में देखा है। और मुझे ये बताइए कि वो कौन सी हुकूमत थी, पीपल पार्टी की या पीएमएलएन की, जिसने एमएनएस एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए? मुझे जरा को बता दे, जो आप हमें एक अनोखी चीज कह रहे हैं कि हमने हमारे डेवलपमेंट नहीं, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि रिश्वत होती है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने हमारे किसी को डेवलपमेंट फंड्स दिए थे जब वो वजीर आजम थे? यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ऑन रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ, यूसुफ रजा गिलानी ने बेतहाशा फंड्स दिए अपने एमएनएस को। जब शाइस्ता कह रही है कि बहुत आपने बोल लिया, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया जी शाइस्ता। देखिए पहले तो मैं एक बात कहना, दूसरे टेन्योर फंड नहीं दिए, कुछ कहने दीजिए। वो बहुत देर से बड़ी पेशेंस से आप दोनों की जो बामी गुफ्तगू है उसे शाइस्ता बहुत देर से देखिए, मैं कह रही हूँ, मेरे भाई ने अभी कहा कि नो पार्टी कैन डिनाई कि क्या हो रहा है और एवरीबडी नोज। देखिए वी ऑल नो, लेकिन शायद मैं इन्हें बताना चाहूँ कि इन्हें पता है कि आज फिर एटीएम साहब की सर्विसेज ले ली गई हैं। वो क्यों ली गई हैं? रिक्वेस्ट की गई है कि आएं और हेल्प करें, तो उनकी मदद क्यों मांग ली? हफीज शेख साहब ने जाके उनसे मदद मांगी है, दोस्त है? तो जी बिल्कुल, उनकी दोस्ती पंजाब में भी बहुत काम आई थी। लेकर कौन आया? मेरी बात सुने, उनकी दोस्ती पंजाब में भी बहुत काम आई थी, जब वो अपने हेलीकॉप्टर में भर के मेंबर्स को ला रहे थे, इधर से ला रहे थे, उधर से ला रहे थे। नहीं तो मतलब न्याजी साहब खुद नहीं मानेंगे, लेकिन उनको उनकी मदद चाहिए इस वक्त। देखिए उन्होंने सर तोड़ कोशिश कर ली कि मैं ओपन करा लूं, जो डिसेंडिंग नोट्स हैं आपने वो केपीके से भी सुन लिए, बलोचिस्तान से भी सुन लिए, सिंध से भी सुन लिए। 2.5 साल वहां पे भी कुछ मेंबर्स के खिलाफ उनकी आवाज आई थी, और 2.5 साल उन्होंने जिनको वो कहते थे ना पंजाब के डाकू, उनकी तरफ उन्होंने मुड़ के नहीं देखा था। लेकिन अब जरूर बीमारी में भी नहीं पूछा। जब जर्मनी शुजात साहब थे, इन्होंने फोन करके भी नहीं हाल पूछा। आई नो इट्स अ फैक्ट, लेकिन अब मिलने गए क्योंकि उनको नजर आ रहा था। अब वो भागे दौड़े फिर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, कभी उसके पास मिलते हैं, कभी उसके पास डायरेक्टली सिंध में मेंबर्स को एड्रेस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। देखें मैं बार बार आपको कह रही हूं कि ये वो लोग हैं, जब पीआईए पे, मैं छोटी जल्दी से मिसालें दूं कि पीआईए को जब हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे थे, तो इनके मेंबर्स खड़े हो के क्या क्या करते थे। मैं उस कमेटी में थी जिसमें आके वो दुनिया हम चला लेंगे, उन्होंने तो ग्राउंड कर दिया पूरी पीआईए को ही। हम तो जो अब तो ना, वो मैं कहती हूँ किसी काबिल ही नहीं रह गई। स्टील मिल्स, जो पाकिस्तान स्टील मिल्स हैं, आपने देखा है वो गले में असद उमर साहब का डाल के हम खड़े हैं मजदूरों के साथ। ये वो पार्टी है जब इनके ऊपर आती है ना, जब और लोग दें डेवलपमेंट फंड्स तो वो रिश्वत है, ये दें तो वो डेवलपमेंट है। तो मेरी बात सुने, से ये सवालात उठ रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद हम आएंगे हुमायूं अख्तर साहब की तरफ, चूंकि हुमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, वैसे भी एक बिजनेस के घराने से उनका ताल्लुक है। हम उनसे समझेंगे कि हुकूमत की इकनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका क्या जवाब है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन थोड़ा सा हुकूमत की इकनॉमिक परफॉर्मेंस की तरफ जाएं, जहां हुकूमत एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने की तरफ जा रही है। मुल्क के अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन ने अपने इदारिया में ये लिखा है कि हुकूमत के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मसलसल के कह रहे हैं कि
उसकी हुकूमत की इकनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही है। अगर इकनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर हुकूमत IMF के प्रोग्राम में दोबारा क्यों जा रही है? बिकॉज IMF के प्रोग्राम में तो वो हुकूमतें वो रियासतें जाती हैं जो इकनॉमिकली एक ICU इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर होती हैं, क्योंकि IMF में जब जाएंगे तो उसका एक ब्रंट होगा। कहा जा रहा है कि IMF कह रही है कि 700 बिलियन रुपए के मजीद टैक्सेस जो हैं वो नाफिज किए जाएँ। हुमायूं अख्तर साहब, इस पर क्या रद्दमल है आपका? देखिए, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की, बट द फैक्ट रिमेंस कि हमारे जो हमेशा की एक प्रॉब्लम होती है कि हम समहाउ अपना रुपी ओवर वैल्यू रखते हैं। रुपी ओवर वैल्यू रखने से इंपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, खाने पीने की अशिया बाहर से आ रही होती हैं सस्ती होती हैं, हमें खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि महंगाई कम है, पेट्रोल सस्ता होता है, उसके नतीजे में बिजली कुछ सस्ती होती है, लेकिन उससे इनएविटेबली डॉलर्स की कमी आ जाती है। जब आप इसीलिए 23 मरतबा आप IMF के पास गए हैं। हम IMF के पास गए, हमने अपने हालात बहुत बेहतर किए, हमारी वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, मुल्क के दुनिया के डेवलपमेंट बैंक से ताल्लुकात बेहतर हुए, सब ने हमारे इकोनॉमी को सराहा। इतने में कोविड आ टपका। कोविड जिस तरीके से इमरान खान साहब ने हैंडल किया है, जो लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स का एक बैलेंस रखा है और जो गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, एहसास प्रोग्राम डबल करके 1.5 करोड़ खानदानों में 180 बिलियन रुपए पहुंचा के और इंडस्ट्री को अलाइव रखा है। दुनिया की ये बेहतरीन मिसाल दी जाती है पाकिस्तान ने कैसे हैंडल किया। IMF का प्रोग्राम, डॉक्टर मोहित आप तो समझते हैं ये चीजें, IMF का प्रोग्राम नया नहीं है। ये जो EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी जो सस्पेंड हो गई थी कोविड के आने के नतीजे में, और हमने एक जाके इमरजेंसी फंडिंग 1.4 बिलियन के लिए थी, वो EFF सस्पेंडेड दोबारा चल रही है। हमें ये चाहिए होती है कि हम अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं वर्ल्ड बैंक और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ वो बरकरार रखें, और जो अभी हम सकूक और यूरो बॉन्ड्स लेने जा रहे हैं, हमें ये IMF से रिलेशनशिप चाहिए होती है। आपका इस्तदलाल ये है, आपका जवाब ये है कि अखबार ने जो सवाल रेज किया है ये लाइल्मी पे मबनी है। दर हकीकत ये वही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, IMF का 3 साल का प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान पहले था और पेंडेमिक में ये डिसकंटिन्यू हो गया था और वो दोबारा से शुरू हो रहा है। लेकिन मुझे सर ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या अगर हुकूमत चाहे, अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, अगर इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर है, क्या हुकूमत चाहे तो हुकूमत इसमें जाने से गुरेज कर सकती है? बिकॉज आप जाएंगे तो मजीद टैक्सेस रेज करेंगे और आवाम की चीखें मजीद निकलेंगी, या ये जाना आपके ऊपर लाजिम है? नहीं, देखिए, ये प्रोग्राम या तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर दें। लोग कोविड के बाद IMF से मदद ले रहे हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम EFF का जो सस्पेंड हुआ था, जो अभी 6 बिलियन का प्रोग्राम है, जो अब कंटिन्यू करना है कोविड के होते हुए, और हमने जब अपनी इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक और हाई ग्रोथ पे लाना है, तो हमारे लिए ये जरूरी है। ये तो कहना कबल अज़ वक्त है कि हम कितने नए टैक्सेस लगाएंगे और कितने नहीं लगाएंगे, लेकिन ये आपके सामने है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो भरपूर ग्रोथ का इजाफा हुआ है, जो इन्फ्लेशन जो है जनवरी 2021 में उस सतह पे है जो जुलाई 2018 पे थी, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऊपर बढ़ रही है, FPR के रेवेन्यूज ऊपर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस बहुत बेहतर है और एक्सपोर्ट्स में बेहतरी देखने में आ रही है। ये तो आप तस्लीम करेंगे। अच्छा, जरा रोके मेरे साथ इसी चीज़ में। शायद से इस पे आपका क्या रहता है? मतलब वो कह रहे हैं कि IMF का ये वही प्रोग्राम है। आप भी कह रही थी ब्रेक में कि भी इस पे इदारिया लिखा है, डॉन ने, हमने वो सवाल भी पूछा, लेकिन वो जवाब में कह रहे हैं कि डॉन ने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया ठीक तरह से। बुनियादी तौर पर ये वही जो कि सस्पेंड हुआ था पेंडेमिक की वजह से, और सारी दुनिया नहीं, आप डॉन से डरते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपने, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि अप्रैल में सस्पेंड हुआ था, डिसकंटिन्यू हुआ था। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर इफ थिंग्स वर सो गुड, मतलब मेरे भाई ने एक के बाद एक तमाम चीजें गिनवा दी हैं कि ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, मेरे तो हिसाब से बाहर निकलूंगी तो शायद दूध शहद की नहरें बह रही होंगी और हर शख्स खुशहाल और खुश होगा और रोजगार मिल रहा होगा और यहाँ से महंगाई खत्म हुई होगी। देखें, पॉइंट इज कि अभी आपको पता है आप इस प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको मजीद टैक्सेस लगेंगे, मजीद
अभी पेट्रोल, आप बिजली वो कह रहे हैं कि ये वही बढ़ा प्रोग्राम चुके हैं। देखिए बिजली और ये बढ़ी, आपको मोहित पता है कि इनकी नाअहली, सही टाइम पे एलएनजी ना मंगाने की वजह से जो एलएनजी के प्लांट्स थे वो बंद पड़े हैं। फ्यूल पे जो उस पे चलते हैं वो महंगे वाले प्लांट्स चल रहे हैं, जो बिजली का इनको बार बार अच्छा, बिजली वालों को इन्होंने आईपीपी से सारे मुआहदे ठीक हो गए, पैसे दे रहे हैं ना, उनको काफी दे दिए, कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आईपीपीज इनके काबू नहीं आ रही। हर 2 महीने बाद बिजली बढ़ रही है। तो मुझे ये बताएं कि हम दे भी रहे हैं, हम कर्ज भी उतार रहे हैं, फिर भी हमारे कर्ज बढ़ रहे हैं, हम बिजली वालों को भी आईपीपी को भी दे रहे हैं। जब हम आईपीपी की बात करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट की बात करते हैं, गलत मायदों की बात करते हैं, तो आपकी हुकूमत जहन में आ जाती है कि ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो महंगे तरीन मायदे किए, इसकी बुनियाद आपकी हुकूमत ने डाली थी कैपेसिटी पेमेंट की। अब आप देख रहे हैं कि उसको आने वाली हुकूमतें ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। ये हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है कि आईपीपी के जो है मायदे एग्रीमेंट्स उनको ठीक किया जाए, लेकिन वो खराबियां ठीक नहीं हो पा रही। अच्छा, जब ये मायदे हुए थे उस वक्त इंटरनेशनली पेट्रोल की क्या प्राइसेस थी और उसके बाद क्या रही? जब मेरी गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी मोहतरमा की शहादत के बाद, तो हाईएस्ट लेवल पर जो थी पेट्रोल प्राइसेस थी, उसके बाद से तो मुसलसल डिक्रीज डाउन हुई हैं। तो वो यूनिट जो ₹1.80 का था, हम 4 साल में 4 रुपए तक ले गए थे, 3 दफा MQM बाहर निकल गई थी। अब आप इंटरनेशनली जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो चेक करें, इस वक्त मुल्क में उसका कितना टैक्स लिया जा रहा है। असद उमर इसको कैलकुलेट बेहतर कर सकते हैं क्योंकि माजी में वो ये करते रहे हैं, और क्या कीमत है बिजली की। और दूसरी बात जो है, मेरे भाई हुमायूं साहब, मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए। देखिए कोरोना जो है हमारे मुल्क में मार्च के एंड में आया, लेकिन मार्च का शुरू का अखबार आप देखें 3.75 जो है वो एक्सपोर्ट थी और GDP 1.9 हो चुकी थी। और इस तरह से मजीद जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है कि पाकिस्तान में कोरोना के वार हमने इस तरह से नहीं देखे जो हमने दूसरे ममालिक में देखे। दुनिया से हमारा भी कुछ ना कुछ तो राब्ता है। ठीक है, हमारी 18 सर्दियां जो हैं वो UK में नहीं गुजरी या बाहर ममालिक में, लेकिन जो वार वहां पे हैं वो हमारे नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ रहा है कि ये कैसा इकोनॉमिकल जो है सिचुएशन बेहतर हुई है जो रिफ्लेक्ट अवाम के हाल पे नहीं हो रही। उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, तो और हमारे इदारे बंद हो रहे हैं जहां से हमारे अवाम जो है उनके पेट भरते थे। तो मैं इससे अभी भी यही कहूंगी कि रेमिटेंस जो है वो हमारे दौर में हवाला हुंडी बंद हुआ था, खानानी एंड कालिया का केस सामने आया था और उस वक्त से ये बढ़ना शुरू हुआ था। इस वक्त आपको इसलिए बढ़ावा लग रहा है, केस उन पे आया था लेकिन हवाला हुंडी बंद तो नहीं हुआ। डॉलर की कीमत आप कहां ले गए? बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन केस आपने जरूर कर दिया था। लोग जो है बिजली पकड़ा गया था और जब से बिजली, पानी, गैस केस अदालत में चले, हुकूमत का काम होता है उनको आइडेंटिफाई करके कोर्ट तक ले जाना। तो उस दिन से ये रेमिटेंसेस बढ़े। इस वक्त ये रेमिटेंसेस इसलिए आपको ज्यादा लग रहे हैं कि आप डॉलर पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू देखें कि कहाँ पे है। तो जो खान साहब को जिस तरह समझा देता है वो बोल देते हैं। हुमायूं अख्तर साहब, जरा हुमायूं अख्तर साहब को आने दीजिए, ज़रा हुमायूं अख्तर साहब को। हुमायूं अख्तर साहब, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल चूँकि इकनॉमिक पॉलिसी के हवाले से वही यलगार करते हैं, 2 दिन पहले उन्होंने अपना एक प्राइवेट वीडियो लॉग किया, उसे उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर और सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये सवाल रेज किया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मसलसल कह रहे हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मसलसल कह रहे हैं कि हमने कर्जे जो है उतारे हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्जे बढ़ाए तो ज़रूर हैं, लेकिन पिछले कर्जे कोई उतारे नहीं है, धेले का कर्जा नहीं उतारा। और नाज़रीन, शायद एक बार फिर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने फिर ये बात कही है कि हमने 20 बिलियन रुपए का कर्जा उतारा है, वो भी सुन लें। हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्जे वापस किए हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा कर्जे वापस नहीं किए। हुमायूं अख्तर साहब, आप कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको हमारी मदद कर सकते हैं इस कंफ्यूजन को समझने में कि आपकी हुकूमत ने कर्जे उतारे हैं या सिर्फ बढ़ाए? डॉक्टर मोईद, आप भी यू स्टार्टेड एज ए कस्टम ऑफिसर। मेरी गुजारिश ये है कि जब आप 30,000 बिलियन का ओवरऑल डेट एंड लायबिलिटी, जिसमें से $95 बिलियन फॉरेन डेट हो, तो आपका क्या ख्याल है कि वो डेट कौन उतारेगा? वो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल पेमेंट्स कहां से होंगी? अगर आप रुपये को
ग्रोसली ओवर वैल्यू रखें, जो कि 2016 में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 125 था, मतलब रुपये 25% महंगा था, और 2018 में प्रोबेबली 40% महंगा था। और IMF की कंडीशन होती है कि रुपये को सही वैल्यू पे लाओ। हमारा जो कर्जा इस वक्त बड़ा है उसमें से तकरीबन 5,000 बिलियन, 5 से 6 बिलियन जो है वो सिर्फ वो कर्जा नहीं बढ़ा, वो डेट, फॉरेन डेट उधर का उधर है, वो सिर्फ कन्वर्ट जब आप करते हैं रुपयों में तो वो आपको बढ़ा हुआ नजर आता है, वो कर्जा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। दूसरा, मैंने आपसे सवाल किया है, आप ये जो कर्जे छोड़ के गए हैं इसकी इंटरेस्ट पेमेंट कौन दे रहा है? आपको पता है कि 60% चला जाता है सूबों को डिविजिबल पूल में, हमारे पास 40% रह जाता है। उस 40% में से द बिगेस्ट चार्ज इज नाउ द डेट सर्विस चार्ज। वो 30% तक जो डेट पुराना चला आ रहा है, जो हमने 2 साल में तो नहीं लिया ना ये सारा डेट, वो 30% हमारे उस 40% में से वो ठीक पाकिस्तान की। अच्छा, जरा क्विकली इस पे रिस्पांस में ले लो शाइस्ता परवेज मलिक साहब का। जी, शाइस्ता वो ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि आप ये बता दें कि जो कर्जे आप चढ़ा के गए थे आखिर किसने पे कर रहे थे? मेरी बात सुनिए, आपने अभी मिफ्ता साहब का भी सुना? जी, मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है। और वो मैं आपको कहती हूँ कि जो मेरे भाई कह रहे हैं ना, उनको आमने सामने बिठाएं और इनसे बात करें। ये हमें आके यहाँ बैठ के बड़े बड़े फिगर्स और बड़ी बड़ी बातें करना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। देखें, आपको हकीकत जो है ना वो ये, अगर ये सब कुछ इतना अच्छा था, मैं एक बात बार बार कह रही हूँ, अगर एवरीथिंग इज सो गुड तो ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्यों यहाँ पे इस कदर लोग बदहाल हुए हुए हैं? क्यों लोग परेशान हैं? क्यों 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है? क्यों इतने सेहत कार्ड हैं तो फिर अस्पतालों में क्यों परेशानियां नजर आ रही हैं? व्हाट इज द रीजन? ये सब कुछ अच्छा है तो फिर मसला है कहाँ पे? वक्त मेरा खत्म हो गया, मजीद में जवाब ले नहीं पाऊंगा। जनाब हुमायूं साहब का भी और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का भी, शैला रजा साहिबा का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।